हेलो दोस्तों, एडविक क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं हिंदी, और हिंदी में कल चल रहा था कारक। कल मैंने आपको कारक की परिभाषा और बताया कि हिंदी में टोटल 8 कारक होते हैं और संस्कृत में 6 होते हैं। मैंने बताया आपको कि हिंदी में जो 8 कारक होते हैं किस आधार पे होते हैं और संस्कृत में 6 कारक होते हैं तो किस आधार पे होते हैं। इन सब बातों पे चर्चा हो चुकी थी। और जो लोग आज नए हैं चैनल पे हमारे, तो वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, और यदि पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाए, वहाँ से जाके पुराने वीडियो को देख लें। आइए अब पढ़ते हैं 8 कारकों को एक एक करके। तो सबसे पहले लेते हैं प्रथमा विभक्ति को। प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति को कौन सा कारक कहते हैं? कर्ता कारक। यदि आपसे कोई कहे कि प्रथमा विभक्ति को कौन सा कारक कहते हैं तो उसे बता देना प्रथमा विभक्ति को ही कर्ता कारक कहते हैं। यदि आपसे कोई उल्टा पूछे, कहे कि कर्ता कारक को कौन सी विभक्ति बोलते हैं, तो उससे बता देना प्रथमा विभक्ति। अब बात करते हैं जो कर्ता कारक का चिन्ह होता है, चिन्ह को क्या बोलते, कारक चिन्ह को ही क्या बोलते हैं? परसर्ग बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह बोलते हैं और कारक चिन्ह बोलते हैं। मैं इतनी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि गलती से भी गलती मत करना, क्योंकि एग्जामिनर जो था पहले आपसे पूछा करता था कि बताओ कर्ता कारक का चिन्ह क्या होगा, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होगा। लेकिन अब ऐसे ना पूछ के बोलता है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा, या फिर ये कह दे आपसे कि कर्ता कारक का बताइए परसर्ग क्या होगा। तो आपसे परसर्ग बोले, चाहे कारक चिन्ह बोले, चाहे विभक्ति चिन्ह बोले, तीनों का मतलब क्या है? एक है। जो कर्ता कारक का चिन्ह होता है वो क्या होता है? ने। कर्ता कारक का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? ने। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि कर्ता कारक को प्रथमा विभक्ति बोलते हैं और इसका कारक चिन्ह होता है ने, या परसर्ग चिन्ह क्या होता है तो कहेंगे ने। अब बात करते हैं कि कर्ता किसको कहते हैं। तो आइए परिभाषा देखते हैं। बात करते हैं कि कर्ता कारक का जो परिभाषा है वो क्या है। तो एक क्रिया जिस कार्य को किसमें? वाक्य में क्रिया जिस कार्य को बताती है, जिस कार्य को बताती है उसे, क्रिया जिस कार्य को बताती है उसे करने वाले को, उसे करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि वाक्य में जो कार्य होता है उस कार्य को जो करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ता। और ऐसा वाक्य क्या कहलाएगा? कर्ता कारक का। वाक्य में क्रिया जिस कार्य को बताती है उस कार्य को जो भी करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ता कारक बोलते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अब समस्या ये है कि कर्ता के बारे में तो हमने जान लिया, कर्ता के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे कर्ता और कर्म इन दोनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। कभी कभी जो है कर्म को लोग कर्ता समझ लेते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए, आप भी कर्म को कभी गलती से कर्ता ना समझे, इसके लिए एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि कर्ता
कर्ता कर्ता कभी भी कर्म नहीं हो सकता। कर्ता कभी भी कर्म नहीं हो सकता। अगर यदि आपको भी ये उलझन होता है कि आप कर्म को कभी कभी गलती से कर्ता समझ लेते हैं, तो एक बात याद हमेशा रखिएगा अपने दिमाग में कि कर्ता जो है वो कभी भी कर्म नहीं हो सकता है, कभी भी कर्म नहीं हो सकता है। कर्ता जिस स्थान पर जाता है, कर्ता जिस स्थान पर जाता है उसे कर्म कहते हैं। अब थोड़ा सा मैटर साफ हो गया होगा आपके सामने कि कर्ता जहां या जिस स्थान पर जाता है उसे कर्म कहते हैं। अब समस्या आपके सामने एक आई होगी कि सर अभी आप तो कर्ता का परिभाषा ये बताए कि वाक्य में क्रिया जिस कार्य को बताती है उस कार्य को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, और यहाँ अभी आप बता रहे हैं कि कर्ता जिस स्थान पर जाता है उसे कर्म कहते हैं। ये किसके बारे में जिक्र हो रही है? कर्म के बारे में। देखिए, गलती से भी इस लाइन को मैच मत कर दीजिएगा, नहीं तो लगेगा कि मैं कर्ता के बारे में ही बात कर रहा हूं। इतनी बात हमेशा याद रखना कि कर्ता कभी भी कर्म नहीं होता है, बल्कि कर्ता जिस स्थान पर जाता है वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। और कर्म को कभी भी गलती से भी क्या मत समझना? कर्ता। इतनी बात समझ में आ गई होगी तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं, सब मैटर क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए उदाहरण देखते हैं, बात करते हैं उदाहरण की। तो आपके सामने कुछ उदाहरण मैंने लिखा हुआ है। देखिए, पहला उदाहरण है राम जाता है। कौन जाने का काम कर रहा है? तो कहेंगे राम जाने का काम कर रहा है। तो जाना क्या है यहाँ पे? तो कहेंगे कि जाना जो है क्रिया है। जाना इस वाक्य में क्या है? तो कहेंगे कि जाना इस वाक्य में क्रिया है, और राम क्या है वाक्य का? कर्ता। अब बात आ गई कि ये कर्ता आखिर राम कैसे है। तो कहे ना कि वाक्य में क्रिया जिस कार्य को बताती है उस कार्य को, कार्य का मतलब क्या? तो कहेंगे काम। काम को जो करने वाला होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कर्ता। यहाँ जाने का काम, यहाँ पे जाने का काम कौन कर रहा है? तो कहेंगे राम। तो इस वाक्य का कर्ता कौन? राम है। और कोई पूछे कि बताओ इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो यहाँ पे क्या क्या हमें दिखा? कर्ता और क्रिया खाली है, और काम कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है। जब कर्ता कर रहा है तो वाक्य किस कारक का कहलाएगा? तो कहेंगे कर्ता कारक का। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। यह है बेस। अभी जुगाड़ भी बताऊंगा, टेंशन न लीजिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेकेंडों में खत्म होंगे दोस्त। अभी बात करते हैं, अगला लिखा है क्वेश्चन, कह रहा है कि लड़की पढ़ती है। लड़की क्या करती है? पढ़ती है। पढ़ना क्या है अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो पढ़ना लिखा है वो क्रिया है। और पढ़ने का काम कौन कर रहा है? लड़की कर रही है। काम को जो करता है उसे क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे कर्ता। तो यहाँ इस वाक्य में लड़की जो है क्या है? तो कहेंगे कर्ता है। क्यों है? क्योंकि पढ़ने का काम इस वाक्य में कौन कर रहा है? लड़की कर रही है। काम को करने वाले को ही क्या बोलते हैं? कर्ता। अब बताइए, इस वाक्य में जो है एक ही व्यक्ति है जो काम कर रहा है, तो काम करने वाले को क्या बोलते हैं? तो कहेंगे कर्ता। तो वाक्य किस कारक का? कहेंगे कर्ता कारक का होगा। वाक्य में कौन सा कारक? तो बोलेंगे कर्ता कारक है। और कर्ता कारक नहीं दिया होगा तो क्या लिखा होगा? विभक्ति। कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। अब देखो, लड़की ने कलम खरीदी। लड़की ने कलम
खरीदी, खरीदना क्या है तो कहेंगे क्रिया है। खरीदना क्या है तो कहेंगे क्रिया है। और खरीदने का काम कौन कर रहा है तो कह रहे हैं कि लड़की। किसने खरीदी? लड़की ने खरीदी। खरीदने का काम किसने किया तो कहेंगे लड़की ने किया। काम को जो करता है उसे हम क्या बोलेंगे? कर्ता। और ऐसा वाक्य क्या कहलाएगा? कर्ता कारक। इतनी बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये रहा बेस। बेस के हिसाब से हम लोगों ने तो पढ़ लिया। अब समझ गए कि परिभाषा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। लेकिन एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, आपको हो रहा होगा क्या? दिक्कत थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा होगा। अब बात करते हैं जुगाड़ की, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या जुगाड़। क्या कुछ तरीका है जिससे हमें कर्ता को ढूंढने की जरूरत ना पड़े? अब देखो, यदि वाक्य में, शॉर्ट में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, क्रिया से वाक्य में क्रिया से क्या प्रश्न करने पर, वाक्य में क्रिया से कौन प्रश्न करने पर, क्या नहीं, कौन प्रश्न करने पर प्राप्त सजीव उत्तर, यहाँ सजीव से मतलब है जिसमें क्या हो दोस्त? जीवन हो। जैसे मैं कहे मानव पशु पक्षी, बात समझ में आई कि नहीं? तो कह रहा है कि वाक्य में क्रिया से कौन प्रश्न पूछने पर या कौन प्रश्न करने पर जो प्राप्त सजीव उत्तर मिलेगा वह कर्ता कहलाएगा या कर्ता होगा। वह कर्ता होगा। अब देखिए, सीधा सीधा आपको जुगाड़ कहता है कि यदि किसी भी वाक्य में आपको पता करना हो क्या मेरे दोस्त? कर्ता। तो आप कर्ता आपको ढूंढना है तो सबसे पहले आप क्रिया के पास जाइए और क्रिया से बस एक प्रश्न कीजिए, कौन। जैसे ही क्रिया कौन का जवाब देगी, जो जवाब आपको मिलेगा वो क्या कहलाएगा? कर्ता। अब आपको लग रहा होगा कि ये आखिर हम प्रश्न करेंगे तो कैसे? आइए देखते हैं। इस वाक्य में क्रिया क्या है तो कहेंगे जाना, वाक्य का क्रिया है और हमें चाहिए क्या? कर्ता। और कर्ता के लिए हमें क्या प्रश्न करना है? कौन। जैसे ही जवाब मिलेगा प्रश्न करते ही, वो जवाब हमारा क्या कहलाएगा? कर्ता। अब देखो, हाँ, प्रश्न करने से पहले कुछ चीजें ध्यान रखना। कभी भी ये जो कौन है प्रश्न, ये क्रिया के पीछे नहीं लगाना है बल्कि क्रिया के आगे रखना है। जैसे में यहाँ पे क्या लिखा है? जाना क्या है आपका? क्रिया। तो यहाँ पे रखिए क्या? कौन। अब पूछिए कौन जाता है? कौन जाता है तो जवाब आपको मिलेगा कि राम जाता है। तो इस वाक्य का कर्ता कौन? राम। जैसे ही क्रिया से हमने पूछा कि कौन जाता है तो जवाब निकल के आया कौन? राम जाता है। तो किसी भी वाक्य में क्रिया से यदि हम कौन प्रश्न करते हैं तो हमें जो जवाब मिलता है वो कौन होता है तो कहेंगे कर्ता होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? लड़की पढ़ती है। पढ़ना क्या है तो कहेंगे क्रिया है, और पढ़ना क्रिया है। तो क्रिया से यदि हम क्या प्रश्न पूछें? कौन, तो जो जवाब मिलेगा वो कौन होगा? कर्ता। अब पूछिए कौन पढ़ती है तो कह रहा है कि लड़की पढ़ती है। कौन पढ़ती है? लड़की पढ़ती है। तो लड़की इस वाक्य का क्या तो कहेंगे कर्ता। अब इस वाक्य को भी ले लेते हैं। कह रहा है लड़की ने
कलम खरीदी और हमें चाहिए क्या मेरे दोस्त, कर्ता चाहिए। कर्ता के लिए हमें क्रिया से क्या पूछना है, खाली कौन। पूछिए कौन खरीदी, तो कह रहा है कि लड़की ने खरीदी। लड़की ने खरीदी तो लड़की इस वाक्य का क्या है, तो कहेंगे कर्ता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि यदि किसी को कर्ता खोजने में दिक्कत होगा तो वो क्रिया से कौन प्रश्न पूछ ले, जो जवाब मिलेगा वही क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखना, क्रिया के हमेशा कौन रखना है, क्रिया के हमेशा आगे कौन रखना है, न कि पीछे। ऐसे प्रश्न मत कर देना जाता है कौन, ये नहीं, कौन जाता है। पढ़ती है, पढ़ना क्या है, क्रिया है, इसके पीछे कौन नहीं लगाना है कि पढ़ती है कौन, ऐसा नहीं। कौन पढ़ती है हमेशा क्रिया के आगे जो प्रश्न करना है उस प्रश्न को रखना है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन एक बात और, जो कुछ लोग ध्यान दे रहे होंगे, कब से बोल रहे होंगे कि सर बताइए इन दोनों प्रश्नों में ने विभक्ति चिन्ह का तो प्रयोग नहीं हुआ है, बस एक में ही ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, लेकिन कारक की बात करें तो तीनों में कर्ता कारक है। दिमाग में चल रहा है कि नहीं ये प्रश्न आपके, कि इन दोनों में आखिर ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, बस एक में ही ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग है, ऐसा क्यों? नहीं तो हमें ने दिखता तो हम ढूंढ के मार देते कौन सा कारक, कर्ता कारक। सही कहे ना। लेकिन आखिर क्या रीजन है कि इन दोनों में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, खाली इस वाले ही सेंटेंस में, वाक्य में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसके लिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट का मतलब आपको तो पता ही है क्या होता है, विशेष। ये बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, जो ने विभक्ति चिन्ह होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कर्ता कारक में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है, केवल भूतकाल में होता है, केवल भूतकाल में होता है। और ऐसा वाक्य कैसा, जिसमें ने विभक्ति चिन्ह लगा होता है। जैसे ये वाक्य है तो इसमें क्या लगा है, ने विभक्ति चिन्ह। वही कह रहा है कि कर्ता कारक में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। और ऐसा वाक्य जिसमें क्या लगा हो, ने विभक्ति चिन्ह लगा हो, ऐसा वाक्य सकर्मक क्रिया का होता है। ऐसा वाक्य सकर्मक क्रिया का होता है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। लेकिन यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि बताओ किस ऐसा भूतकाल का कौन सा भूत है, भूतकाल का ऐसा कौन सा भेद है जिसमें जो है ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ऐसा कौन सा भूतकाल है जिसमें ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? यदि कोई आपसे पूछ ले तो बता देना, अपूर्ण भूतकाल में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किस काल में होता है, तो उसे बता देना ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर्ता कारक में सदैव भूतकाल में होता है। और जिस ने विभक्ति चिन्ह
जिस भी वाक्य में लगा होता है, ऐसा वाक्य कोई पूछे कौन सा, ऐसे वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो उससे बता देना। जिस भी वाक्य में ने विभक्ति चिन्ह लगा होता है जो कर्ता कारक का हो, उसमें सदैव सकर्मक क्रिया होती है। अब देखो, यदि आपसे कोई ये कह दे कि बताओ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किस भूतकाल के किस भेद में नहीं होता, तो उससे बता देना कि अपूर्ण जो भूतकाल होता है उसमें ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। अब देखो, बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो दो पहले वाक्य थे इनमें ने का प्रयोग क्यों नहीं हुआ। क्यों? कह रहा है राम जाता है, तो बात वर्तमान की हो रही है, इसमें कौन सा काल? वर्तमान काल है। कह रहा है लड़की पढ़ती है, इसमें भी कौन सा है काल? तो कहेंगे वर्तमान काल है। मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया कि ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर्ता कारक में सदैव किस काल में होता है, तो कहेंगे भूतकाल में। बात समझ में आई? और भूत में भी अपूर्ण भूत में नहीं होता। अब बात करते हैं इस लास्ट वाले की, तो कह रहा है कि लड़की ने कलम खरीदी। खरीदी मतलब क्या? तो कहेंगे, अगर आपसे पूछे कि बताओ ये जो वाक्य है इसमें कौन सा काल, तो आप बोलेंगे कि भूतकाल है। क्यों? क्योंकि कलम जो खरीदने का काम था वो क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। जब काम समाप्त हो जाए, जिस वाक्य में जो है हमें ये पता चले कि काम समाप्त हो चुका है, वो कौन सा? तो कहेंगे भूतकाल का। इतनी बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये नोट विशेष पॉइंट हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करो कि स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं आगे। अगला जो हमें पढ़ना है कारक, वो है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति या द्वितीय विभक्ति को कोई पूछे कौन सा कारक बोलते हैं, तो उससे बता देना द्वितीय विभक्ति को कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति को कौन सा कारक बोलेंगे, तो बता देना कर्म कारक। कोई पूछे कर्म कारक को कौन सी विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति। अब बात करते हैं जो कर्म कारक है इसका चिन्ह क्या है, इसका प्रसर्ग चिन्ह या विभक्ति चिन्ह क्या है? को। कर्ता ने कर्म को। अब देखिए कौन सा कारक हमें पढ़ना है, तो कहेंगे कर्म कारक। कर्म कारक को पढ़ने से पहले मेरे दोस्त इतना समझ लो कि कर्म किसको कहते हैं। अभी मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया कि कर्ता जिस स्थान पर जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस पे? कर्म पे भी। कर्म पे कि कर्म है क्या, किसकी जिक्र कर लिया जाए? कर्म की। तो साथ में क्या लिखते चले? परिभाषा। तो वाक्य में कर्ता, वाक्य में क्रिया का फल या प्रभाव, फल या वाक्य में क्रिया का फल या प्रभाव जहां पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। उसे कर्म कहते हैं।
इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि वाक्य में क्रिया का जो फल या प्रभाव है जहां या जिस पर, जहां या क्या बोल सकते हैं, जिस पर, जहां या जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। और ऐसा वाक्य कैसा, जिसमें क्या हो, कर्म हो, ऐसा वाक्य और ऐसा वाक्य कर्म कारक कहलाता है। और ऐसा वाक्य कर्म कारक कहलाता है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि वाक्य में क्रिया का फल या प्रभाव जहाँ पे पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, उसे कर्म कहते हैं। और ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो दोस्त, कर्म हो, वो क्या कहलाएगा, कर्म कारक। बात करते हैं उदाहरण की, तो आइए सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उदाहरण की बात करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं। देखिए कुछ उदाहरण है जो आपके सामने है। पहला उदाहरण कह रहा है कि लड़की घर जाती है, लड़की घर जाती है। अगर आपसे हम पूछे कि बताओ यहाँ पे जो जाना है, जाना क्या है, तो आप कहेंगे कि क्रिया। जाना क्या है, क्रिया है। और हम कहें लड़की क्या है, तो कहेंगे जाने का काम तो कौन कर रहा है, तो कहेंगे लड़की कर रही है। तो लड़की वाक्य का क्या हो गई, तो कहेंगे कि कर्ता। लड़की वाक्य का क्या है, करता है। और करता जहां जाता है या जिस स्थान पर जाता है मेरे दोस्त, उसे क्या बोलते हैं, कहेंगे कर्म। अभी पिछले जो है जो कर्ता कारक पढ़ा रहा था, तो उसमें आपको बताया था नोट में कि कर्ता जिस स्थान पर जाता है उसे क्या बोलते हैं, कर्म। तो लड़की कहाँ जा रही है, घर जा रही है। लड़की यानी कौन, कर्ता। कर्ता जहां जाता है वो क्या होता है, तो कहेंगे कर्म। और जिस वाक्य में कर्म हो, जिस वाक्य में कर्म हो उसे क्या बोलेंगे, तो आगे परिभाषा में बताया था कि जिस वाक्य में क्या आता है, कर्म आता है, ऐसा वाक्य कौन सा कारक का होगा, तो कर्म कारक का। इतना बात तो मैं आपको बताया था। कौन सा कारक, कोई पूछे तो बता देना कर्म कारक होगा। कोई पूछे कौन सी विभक्ति, तो इसमें कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक को ही कौन सा विभक्ति बोलते हैं, द्वितीय विभक्ति। देखो कह रहा है बालक पुस्तक पढ़ता है। बालक पुस्तक पढ़ता है। अब देखो पढ़ना क्या है इसमें, तो कहेंगे जो पढ़ना है वो है क्रिया। पढ़ना क्या, तो कहेंगे कि क्रिया है। क्या पढ़ रहा है और कौन पढ़ रहा है, तो बालक पढ़ रहा है। कौन, बालक पढ़ रहा है। तो वाक्य का कर्ता कौन, कहेंगे बालक। क्या पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो कहेंगे पुस्तक पे। पढ़ने का प्रभाव किस पे, तो कहेंगे पुस्तक पे। तो पुस्तक क्या होगा, कर्म होगा। अभी आपको परिभाषा कर्म कारक का बताया था कि क्रिया का फल या प्रभाव जहां पे पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। और कोई आपसे पूछ ले कि बताओ ये वाक्य किस कारक का, तो उसे बता देना कर्म कारक का। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अभी सब्र करो, जुगाड़ बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन तो 5 सेकंड में खत्म हो जाएंगे, देखते ही आंसर मार दोगे, कोई खोजने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं अगले उदाहरण की। तो अगला उदाहरण कह रहा है कि राम ने पत्र लिखा। राम ने पत्र लिखा। लिखना क्या है, अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि लिखना तो क्रिया है। अब किसने लिखा, तो कहेंगे राम ने लिखा। तो वाक्य का कर्ता कौन, राम, क्योंकि लिखने का काम कौन किया, राम ने किया। अब बात करते हैं यहाँ पे जो पत्र है वो पत्र क्या है, तो पत्र क्या है, कर्म है।
इतनी बात समझ में आई। और जब कर्म मिल गया तो वाक्य किसका, तो कहेंगे कर्म कारक का। अब विभक्ति पूछे तो किस विभक्ति का, आप कहेंगे द्वितीय विभक्ति का। कह रहे हैं हनुमान ने लंका जलाया, हनुमान ने लंका जलाया। अब देखिए जलाना क्या, तो कहेंगे क्रिया है। किसने जलाया, तो हनुमान जी ने जलाया। तो ये कौन होंगे वाक्य के कर्ता। किसको जला दिया, तो कहेंगे लंका को। लंका क्या होगा वाक्य का, तो कहेंगे कर्म। और वाक्य किसका बन जाएगा, कर्म कारक का। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है राम ने श्याम को मारा। मारना क्या, तो कहेंगे मारना तो क्रिया है। किसने मारा, राम ने मारा। राम क्या हो गया, कहेंगे कर्ता। किसको भैया मारा, तो श्याम को मारा। श्याम क्या है, तो कहेंगे श्याम जो है कर्म है। श्याम क्या, कर्म है। और जब कर्म आया तो वाक्य में कौन सा कारक, तो कहेंगे कर्म कारक। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। कह रहे हैं राम ने रावण को मारा। मारना क्या, तो कहेंगे मारना तो क्रिया है। किसको मारा, रावण को। रावण कर्म हो जाएगा। और किसने मारा, तो कहेंगे राम ने मारा। राम क्या, तो कहेंगे कर्ता। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि किसी भी वाक्य में कर्ता के साथ साथ आएगा कर्म, या कर्म आया तो कौन सा कारक, कर्म कारक। अब बात करते हैं मेरे दोस्त कि ऐसे में कभी कभी ये होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कर्म कहाँ है। और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता जितना मैंने किया अभी। इतना टाइम नहीं है कि इतने में बेस से हम बनाते रहें और क्वेश्चन में इतना टाइम देते रहें हर एक क्वेश्चन में। तो इसके लिए मेरे दोस्त एक खो जुगाड़ लिखना, सस्ता सा जुगाड़ लिखना। यदि किसी वाक्य में कर्म पता करना हो, कर्म पता करना हो तो क्रिया से क्या या किसको, क्रिया से क्या या किसको प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर कर्म कहलाता है। ये बात समझना मेरे दोस्त। जैसे कर्ता कारक जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने बताया आपको कि क्रिया से कौन प्रश्न करने पे जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, कर्ता होगा। उसी तरह से मेरे दोस्त क्रिया से यदि आप क्या या किसको प्रश्न करते हैं, कितने प्रश्न करने हैं, दो, क्या या किसको, दोनों में से किसी एक का यदि क्रिया जवाब देती है तो वहां पे क्या होगा, कर्म होगा। और कर्म आएगा जिस वाक्य में, वो वाक्य किसका, तो कहेंगे कर्म कारक का। अब बात करते हैं कि क्या ये लॉजिक सही है, काम करेगा कि नहीं, तो 100% काम करेगा दोस्त। यहाँ पे क्या है जाना, तो कहेंगे क्रिया है। क्रिया से क्या पूछना है, कर्म पता करने के लिए, तो कहेंगे क्या या किसको। जैसे ही आप क्रिया से पूछेंगे क्या या किसको, तो जो जवाब मिलेगा वो क्या होगा, कर्म होगा। पूछिए मेरे दोस्त, क्या जाती है, क्रिया के आगे हमेशा रख के पूछना है। क्या जाती है, कुछ जवाब मिला, तो कहेंगे नहीं मिला। किसको जाती है, पूछिए दोबारा, किसको जाती है, तो कह रहा है घर को जाती है। कौन घर को जाती है, लड़की। कौन प्रश्न करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कर्ता। और किसको प्रश्न करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कर्म। तो घर क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। पढ़ता है, देखिए बालक पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना क्या, तो कहेंगे क्रिया। इससे पूछिए क्या या किसको। क्या पढ़ता है, जवाब मिला, पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है, जैसे ही हमने प्रश्न किया तो बता दिया कि क्या पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। जैसे ही क्रिया से हम पूछेंगे क्या या और किसको,
दोनों में से यदि क्रिया किसी एक का जवाब दे दी तो जो जवाब होगा वो क्या होगा? कर्म होगा। कह रहे हैं लिखना, लिखना क्या? तो कहेंगे क्रिया, क्रिया से पूछ लीजिए मेरे दोस्त क्या और किसको। जैसे ही जवाब मिलेगा वो जवाब क्या होगा? तो कहेंगे कर्म होगा। क्या लिखता है? तो कहेंगे पत्र। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। किसको लिखता है? तो कहेंगे पत्र को लिखता है। पत्र यहाँ पे क्या? तो कहेंगे कर्म। क्या लिखा? कहेंगे पत्र लिखा। जैसे ही प्रश्न हमने पूछा क्रिया से, हमेशा प्रश्न कहाँ लगाना है? तो क्रिया के आगे। जैसे में क्या लिखा? पत्र लिखा। पत्र क्या हो जाएगा? कर्म। जलाना क्या है? तो कहेंगे क्रिया है। इससे पूछिए क्या और किसको। जो मिलेगा उत्तर वो क्या होगा? तो कहेंगे कर्म होगा। क्या जलाया? क्या जलाया? तो कहेंगे लंका। जवाब सही नहीं लगा तो चेंज कीजिए, बोलिए दूसरा प्रश्न कीजिए। किसको जलाया? किसको जलाया? तो कहेंगे लंका को जलाया। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये जो जवाब मिला लंका, ये क्या है? तो कहेंगे कर्म है। मारना क्या है इसमें? तो कहेंगे क्रिया है। कह रहे हैं राम ने श्याम को मारा। मारना क्या? तो कहेंगे क्रिया। और क्रिया से हमें चाहिए क्या दोस्त? तो कर्म चाहिए। कर्म पता करने के लिए क्या प्रश्न हमें करना है क्रिया से? तो कहेंगे क्या और किसको। यदि क्रिया दोनों में से किसी एक का जवाब दे दी तो क्या होगा? मेरा कर्म होगा। यहां पूछिए किसको मारा? किसको मारा? तो कह रहा है श्याम को मारा। किसको मारा? श्याम को मारा। तो श्याम क्या हो गया? वाक्य का कर्म हो गया। जवाब मिला ना? किसको मारा? श्याम को मारा। श्याम क्या है? कर्म है। यहां पे भी मारना क्या है? तो कहेंगे क्रिया। अब प्रश्न यही कर लीजिए क्या और किसको। दोनों में से यदि क्रिया एक का जवाब दे दी, जो जवाब होगा वही आपका क्या? तो कहेंगे कर्म होगा। इतनी बात तो समझ में आई क्या? कि देखो क्या मारा? कुछ जवाब मिला? जैसे ही हमने प्रश्न किया क्या मारा, जवाब मिला, कहेंगे नहीं। लेकिन यहीं पे क्या हटा के दूसरा वाला पूछिए कौन सा? किसको। किसको मारा? तो कह रहा है रावण को मारा। तो रावण वाक्य का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कर्म हो जाएगा। इतना इजी है, इतना इजी है। बस आपको दिमाग में रखना है, किसी भी वाक्य में आपको पता करना है कर्म, तो प्रश्न उससे पूछना क्रिया से क्या और किसको। कभी भी प्रश्न जो है पूछ रहे हैं उसको क्रिया के पीछे नहीं बल्कि कहाँ आगे फिट करना है। पूछ लीजिएगा, जो जवाब मिलेगा वो होगा कर्म। और क्रिया से यदि हमें पता करना हो कर्ता, तो कौन प्रश्न पूछते हैं क्या? कौन प्रश्न पूछेंगे और कौन का जवाब मिलेगा, जो देगा वो क्या कहलाएगा? कर्ता। बात समझ में आ गई होगी इतनी। लेकिन अब करते हैं पॉइंट की बातें। अब देखो ये जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो 4 क्वेश्चन शुरुआत के हैं, इनमें एक चीज आपको देखने को मिल रहा होगा कि कहीं पे को चिन्ह नहीं लगा है। इनमें किसी भी वाक्य में को चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन बाकी इधर 2 को देखेंगे आप तो दोनों में को कारक चिन्ह का या को विभक्ति चिन्ह का मेरे दोस्त प्रयोग हुआ है। आखिर क्यों इन चारों में ऊपर के कारक या विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग नहीं हुआ है और इन दोनों में ही केवल विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग क्यों हुआ है? बात समझ में आई? देखो पहला तो बात यह है कि यहाँ पे जो कारक या विभक्ति चिन्ह को है वो क्या होता है? छिपा होता है। लेकिन जैसे ही हम किसको प्रश्न करते हैं और करते ही वो बाहर आ जाता है। जैसे में जाना क्या है? क्रिया। किसको जाती है? तो घर को। किसको जाती है? घर को जाती है। को यहाँ पे क्या है? तो कहेंगे छिपा है। पढ़ता है। क्या पढ़ता है? तो कहेंगे पुस्तक। किसको पढ़ता है? पुस्तक को क्या है? साइलेंट रूप से छुपा है। क्या किसको लिखता है? तो कहेंगे पत्र को लिखता है। किसको जलाया? लंका को जलाया। को तो यहाँ पे छिपा हुआ है लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है। आखिर ऐसा क्या रीजन है कि यहाँ पे को कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? ऊपर के 4 में और नीचे के 2 में विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग हुआ है। तो
इस बात को अगर जानना है तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो कुछ नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। नोट का मतलब पहले ही बताया क्या होता है, विशेष। सजीव कर्ता के साथ, सजीव कर्ता के साथ, कर्ता के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। सजीव कर्ता के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन किंतु निर्जीव कर्ता के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई हो कि जो सजीव करता है, जिसमें क्या हो, जीवन है, मानव, पशु, पक्षी, तो सजीव कर्ता के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जबकि जो निर्जीव है, निर्जीव कर्ता होता है, उसके साथ कभी भी को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण आपको दिखाया मैंने पीछे, देखिए लड़की घर जाती है। घर क्या है यहाँ पे, तो कहेंगे घर तो कर्म है, लेकिन कैसा कर्म, तो कहेंगे एक मिनट यहाँ पे कर्ता नहीं, क्या होना चाहिए, कर्म। देखिए सजीव, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सजीव जो कर्म है उसके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन कभी भी निर्जीव कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जिसमें जीवन उसमें क्या लगेगा, को विभक्ति चिन्ह। जिसमें जीवन नहीं उसमें क्या नहीं लगेगा, को विभक्ति चिन्ह। लेकिन होना वो क्या चाहिए, तो कहेंगे कर्म। उदाहरण की मैं बात करूं तो देखिए लिखा था पहले ही कि लड़की घर जाती है। घर क्या, कहेंगे कर्म है। कर्म कैसा, सजीव है कि निर्जीव, तो कहेंगे निर्जीव है। जब निर्जीव है तो यहाँ पे क्या नहीं प्रयोग किया जाएगा, को विभक्ति चिन्ह। क्या इसमें को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो कहेंगे नहीं हुआ है। अब देखिए पुस्तक क्या, तो कहेंगे पुस्तक यहाँ पे जो है वो कर्म है। अकर्म बताइए सजीव की निर्जीव, तो कहेंगे सजीव नहीं है, बल्कि कर्म यहाँ पे जो है वो कैसा, निर्जीव है, इसलिए यहाँ क्या प्रयोग नहीं होगा, को विभक्ति चिन्ह। अब देखिए पत्र क्या है, तो कहेंगे पत्र तो कर्म है, लेकिन कर्म के कैसा, तो कहेंगे निर्जीव, तो यहाँ विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग नहीं होगा, हुआ भी नहीं है। लंका क्या है, तो कहेंगे लंका तो निर्जीव है। लंका क्या है, निर्जीव है, और निर्जीव के साथ साथ क्या है, कर्म है। जब निर्जीव कर्म के साथ कभी भी प्रयोग नहीं करेंगे किसका, को विभक्ति चिन्ह का। अब देखो श्याम क्या है यहाँ पे, तो कहेंगे कर्म है श्याम, लेकिन श्याम बताओ सजीव की निर्जीव, तो कहेंगे सजीव है। असजीव जब है तो को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा कि नहीं, तो हाँ होगा। तो हमेशा को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सजीव कर्म के साथ होता है, निर्जीव के साथ नहीं। यहाँ पे लिखा है राम ने रावण को मारा, तो बताओ रावण क्या है वाक्य का, तो कहेंगे कर्म है। कर्म सजीव की निर्जीव है, तो कहेंगे कर्म तो सजीव है। और जब सजीव है तो किस चिन्ह का प्रयोग होगा, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। इतनी बात मेरे दोस्त अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जो सजीव कर्म होता है हमेशा उसी के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, बाकी के साथ नहीं होता है।
तो आइए आगे चलते हैं। अब देखो बात करते हैं अपवाद की। किसकी? अपवाद की। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का कुछ क्या है? अपवाद है। और अपवाद से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। अपवाद से सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आइए पहले अपवाद को देखते हैं। अपवाद है अभितः, अभितः, परितः, परितः, समया, समया, निकषा, निकषा, हा प्रतियोगे, हा प्रतियोगे, प्रतियोगे द्वितीया। एक सूत्र लिखा हूं मैं अपवाद का, जो संस्कृत में है अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे द्वितीया। एक बार बोलिएगा मेरे साथ, अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे द्वितीया। अब देखिए अभितः का मतलब यहाँ पे क्या होता है? क्या लिखा है? अभितः। अभितः का मतलब होता है दोनों ओर, दोनों ओर। कहीं कहीं आपको मिलेगा क्या? दोनों तरफ, दोनों ओर या दोनों तरफ। परितः का मतलब क्या? तो बोलेंगे चारों ओर। परितः का मतलब क्या? तो चारों ओर, चारों तरफ। इसको भी बोल सकते हैं कि नहीं? तो कहेंगे हाँ। अब बात करते हैं समया। समया का मतलब होता है समीप। यहां पे क्या लिखा है? तो कहेंगे निकषा। निकषा का मतलब होता है निकट। निकट का मतलब भी क्या? तो कहेंगे समीप। अब देखिए हा मतलब क्या होता है? तो कहेंगे हा मतलब होता है धिक्कार। इन सभी के योग में दोनों ओर या दोनों तरफ, चारों या चारों ओर या चारों तरफ, समीप में, निकट में, धिक्कार, इन सभी के योग में, इन सभी के योग में कौन सी विभक्ति? तो कहेंगे द्वितीय विभक्ति होती है। जिस भी किसी वाक्य में दोस्त, याद रखना, दोनों ओर, चारों ओर, समीप, निकट या धिक्कार आ जाए, जिस भी किसी वाक्य में दोनों ओर, चारों ओर, समीप, निकट या धिक्कार आ जाए और आपसे पूछे कारक, तो आंख बंद करना और सीधे कौन सी विभक्ति मारना? द्वितीय विभक्ति। कारक की बात करें तो कौन सा कारक? कर्म कारक। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि दोनों ओर, चारों ओर, समीप, निकट, धिक्कार, ये पांचों में से कोई एक किसी भी में, किसी भी वाक्य में दिखे, आपसे विभक्ति या कारक पूछे तो सीधे बताना द्वितीय विभक्ति। कारक पूछे तो कह देना कर्म कारक। कभी गलत नहीं होगा। देखो उदाहरण की बात करूं तो कह रहा है कि गांव के दोनों ओर, गांव के दोनों ओर तालाब है। कितने ओर है? दोनों ओर। यहां पे क्या लिखा है? दोनों ओर। जैसे ही इस वाक्य में हमें दिखा क्या? दोनों ओर, तो बताओ यहां पे कौन सी विभक्ति? तो कहेंगे विभक्ति तो द्वितीय है। अगर हम पूछ ले कौन सा कारक, तो कौन सा कारक? कर्म कारक। कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। कह रहा है खेत के चारों ओर विद्यालय है। यहां पे क्या आया? चारों ओर। और यहां पे क्या लिखा है? चारों ओर। चारों ओर जैसे ही आया, कोई पूछे कौन सा, तो बता देना द्वितीय होगा। कोई पूछे कौन सा कारक, बता देना कर्म। गांव के निकट क्या है? तो कह रहा है बाजार है। यहां पे कौन सा शब्द मिला? तो कहेंगे निकट। निकट आया है कि नहीं? जिस भी वाक्य में आपको इन पांचों में से कोई एक दिखे, हिट करना है कौन सी विभक्ति? द्वितीय। कारक की बात करें तो कौन सा? कर्म कारक। माँ के अभक्तों को धिक्कार है। अभक्त का मतलब क्या? जो माँ का भक्त नहीं है। यहाँ पे क्या आया? धिक्कार आया। तो यहाँ पे देखो शब्द मिला है हमें क्या? धिक्कार। जैसे ही धिक्कार दिखा हमें, कोई पूछ ले कौन सा कारक, तो बता देना कर्म कारक। कोई पूछे कौन सी विभक्ति, तो कह देना द्वितीय विभक्ति। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, समझ चुके होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दबा के लाइक शेयर कर दीजिए।
और कमेंट में जाके कमेंट भी कर दीजिएगा कि कैसा आज का वीडियो लगा आपको। आज के लिए धन्यवाद, बस इतना ही, कल मिलेंगे फिर, बाय बाय।